दोस्तों ये कहानी है सितंबर 1983 के पाकिस्तान की। मुल्तान शहर के अंदर जमीन के कई फीट नीचे एक खुफिया मिलिट्री बेस बना हुआ है। पिछले 3 दिन और 3 रातों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI एक ऐसे आदमी की खाल उधेड़ रही है जिसे वो एक मामूली स्मगलर समझ रहे थे। वो उसे बार बार चीख चीख कर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, किसने भेजा है तुम्हें? तभी अचानक पीछे से कांपती हुई आवाज आती है, मेजर नबी अहमद शाकिर की डेस्क चेक करो। पूछताछ करने वाले अफसर अचानक रुक जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। मेजर नबी अहमद शाकिर वो पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत ही होनहार और सम्मानित अफसर है। एक ऐसा आदमी जिसने मिलिट्री एकेडमी में टॉप किया हो, जिसकी बीवी एक पाकिस्तानी है। वो अफसर जल्दी से मेजर के ऑफिस के डेस्क की तरफ भागता है, उसकी डिस्क तोड़ के खोल देता है और वहां उन्हें जो मिलता है वो सिर्फ एक सबूत नहीं था, वो पाकिस्तानी सेना के मुंह पर एक ऐसा तमाचा था जिसकी गूंज आज भी उनके हेडक्वार्टर में सुनाई देती है। वो मेजर नबी अहमद नहीं था, वो रविंद्र कौशिक था, राजस्थान का एक थिएटर एक्टर जिसने एक झूठ को इतनी परफेक्शन के साथ जिया कि वो खुद को भूल गया और अपने अंदर के एक्टर को मारकर एक जासूस बन के फिर पैदा हुआ। आज इस कहानी में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि वो अंदर कैसे घुसा, बल्कि हम उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल का जवाब ढूंढेंगे जब आपका अपना देश आपको बचाने से इनकार कर दे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे और इस वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। चलिए अब आगे देखते हैं। साल 1973, लखनऊ का एक थिएटर, स्टेज पर 21 साल का रविंद्र कौशिक परफॉर्म कर रहा था। पलक झपकते ही रो पड़ने की उसकी कला और सेकंड्स में अपनी भाषा का लहजा बदलने के हुनर ने पीछे की कतार में बैठे कुछ खास लोगों का ध्यान खींचा। ये लोग भारत की खुफिया एजेंसी R&AW के अधिकारी थे, क्योंकि उन्हें एक फौजी नहीं चाहिए था, एक एक्टर चाहिए था जो 20 साल तक बिना किसी कट के एक किरदार निभा सके। रविंद्र को ऑफर किया गया और उसने हाँ कह दिया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर रविंद्र कौशिक का वजूद इस दुनिया से पूरी तरह मिटा दिया गया। अगले 2 सालों तक उसका शरीर और दिमाग एक मशीन में बदल दिया गया। दोस्तों, उसने फर्राटेदार उर्दू, इस्लाम के तौर तरीके और नमाज पढ़ने का सही तरीका सीखा और यहां तक कि मेडिकल चेकअप में कोई शक न करे इसके लिए उसका खतना भी करवाया गया। जब 1975 में उसने बॉर्डर पार किया तो वो रविंद्र था ही नहीं, वो बन गया था नबी अहमद शाकिर। दोस्तों, घुसपैठ सब्र का खेल है। नबी ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की, बहुत सारे दोस्त बनाए और फिर उसने उस मशीनरी के दिल पे हाथ रखा जो पाकिस्तान चलाती थी, पाकिस्तान आर्मी। जरा आंखें बंद करके उस पल की कल्पना कीजिए। मिलिट्री की रिक्रूटमेंट हॉल, पाकिस्तान मिलिट्री डॉक्टर नबी का टेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अचानक रुकता है और कहता है, तुम्हारे बोलने के लहजे में बॉर्डर के इलाके की झलक है। दोस्तों, कोई और होता तो पसीने से भीग जाता, लेकिन वो रविंद्र था। उसने एक बेहद गर्मजोशी से भरी मुस्कान दी और अपनी पहले से रटी रटाई हुई कहानी इतनी सफाई से सुनाई कि डॉक्टर ने तुरंत पेपर पर मोहर मार दी, अप्रूव्ड। अब वो अंदर जा चुका था। अपनी मेहनत और तेज दिमाग से वो पाकिस्तान आर्मी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क से सीधा मेजर बन गया। सोचिए दोस्तों, एक हिंदुस्तानी जासूस पाकिस्तान आर्मी की वर्दी में पाकिस्तानी जनरलों को सल्यूट कर रहा है। नबी ने सिर्फ एक कवर स्टोरी नहीं बनाई थी, उसने एक घर बसा लिया था। उसने एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से शादी की और उनका एक बच्चा भी हुआ। अमानत के लिए वो एक वफादार शौहर था, लेकिन रात के अंधेरे में मेजर नबी पाकिस्तान की जड़ें काट रहा था। दोस्तों, 1979 से 1983 के बीच उसने भारत को पाकिस्तान सेना की हर मूवमेंट की खबर दी, लेकिन इसका सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब उसने कहूता नाम की जगह से पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट्स चुराकर भारत भेज दिए। उसकी वजह से भारत को हर उस राज का पता था जो रेडियो एक्टिव दीवारों के पीछे पनप रहा था।
उसकी इस बहादुरी को देखकर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे एक ऐसा नाम दिया जो अमर हो गया, द ब्लैक टाइगर। लेकिन फिर एक गलती हुई। सितंबर 1983 में भारत से भेजा गया एक मामूली सा कुरियर बॉर्डर पार करते ही पाकिस्तान आईएसआई के हत्थे चढ़ गया और टॉर्चर के आगे टूटकर उसने मेजर नबी का नाम उगल दिया। जाल बिछ चुका था दोस्तों। आईएसआई ने रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। अमानत की तो दुनिया ही उजड़ गई जब उसे पता चला कि उसके बच्चे का पिता एक हिंदुस्तानी जासूस है। सालों तक आईएसआई ने रविंद्र को वो दर्द दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हड्डियां तोड़ दी गई, हफ्तों तक गुप अंधेरे में रखा गया। वो चाहते थे कि रविंद्र भारत का नाम ले ताकि पाकिस्तान उसे दुनिया के सामने पेश कर सके, लेकिन उस एक्टर ने अपना किरदार नहीं छोड़ा दोस्तों। उसने अपने जिस्म में टुकड़े करवा लिए, लेकिन हिंदुस्तान का एक भी राज नहीं उगला। रविंद्र को मौत की सजा सुनाई गई जो बाद में उम्र कैद में बदल गई। मियांवाली और कोट लखपत जैसी खौफनाक जेलों में उसे सड़ाया गया, लेकिन उस टॉर्चर से ज्यादा तकलीफ देही क्या था? उसके अपने देश की खामोशी। भारत सरकार उसे कभी अपना नहीं सकती थी। उसे कानूनी तौर पर लावारिस छोड़ दिया गया। उसने जेल से अपने पिता को एक खत लिखा था, अगर मैं अमेरिकन होता तो 3 दिन में इस जेल से बाहर निकाल लिया गया होता। क्या एक देश अपने देश के लिए जान देने वाले को यही इनाम देता है? 18 साल की घुटन, भयानक बीमारियां और अकेलेपन से लड़ते हुए 21 नवंबर 2001 को रविंद्र के शरीर ने हार मान ली। मुल्तान की जेल के पीछे गुमनाम कब्र में उसे दफना दिया गया। कोई तिरंगा नहीं, कोई सलामी नहीं। पाकिस्तान को लगा कि उन्होंने एक हिंदुस्तानी जासूस को मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने एक बीज बो दिया है। रविंद्र कौशिक एक पिंजरे में मरा जरूर, लेकिन उसके भेजे गए राज ने हिंदुस्तान की सरहदों को महफूज रखा। उसने भारत के लिए वो वक्त खरीदा जिससे हमारा देश खुद को एक ताकत बना सका। उन्होंने उसकी रैंक छीन ली, उसकी आजादी छीन ली, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसका नाम नहीं मिटा सका। भारत की सबसे बड़ी ढाल लोहे या परमाणु बम से नहीं बनी है, वो बनी है उन गुमनाम सिपाहियों के अटूट हौसले से जिसका नाम शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। उसने एक मेजर की तरह जिंदगी जी, वो एक भूत की तरह मरा, लेकिन आज और हमेशा हिंदुस्तान उसे उस नाम से याद करेगा जो वो असल में था, द ब्लैक टाइगर, अजय, अटूट, अमर। यह दास्तान भारत की खुफिया एजेंसी के उन गुमनाम नायकों को समर्पित है। ऐसे ही और अनकही कहानी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।